मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट लेना था आज। मोल कॉन्सेप्ट में हमें लेना था न्यूमेरिकल वाला पार्ट। तो देखिए, मोल कॉन्सेप्ट को अगर आपको बेसिकली न्यूमेरिकल पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट तो मैं बता चुका हूं। न्यूमेरिकल पोर्शन को अगर समझना है आपको मोल कॉन्सेप्ट को, तो आपको बेसिकली दो फॉर्मूले दिमाग में रखने होंगे एट अ टाइम। दो फॉर्मूले, एक मिनट, आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर एकदम? अदिति, उत्कर्ष, बेटा जल्दी जल्दी आ जाएं सारे बच्चे, थोड़ा सा जल्दी करें अभी, है ना, समय कम है और ये मूल कॉन्सेप्ट आज खत्म करना है किसी भी हालत में, क्योंकि नया टॉपिक अगले क्लास में शुरू करेंगे। फिर हम लोग फिजिक्स का लंबा हो गया काफी ये टॉपिक, इसको क्या है जल्दी थोड़ा सा खत्म करेंगे। चलिए, चल रहा है, दिख रहा है, बढ़िया। एक मिनट, गोल गोल घूमे जा रहा है, क्या बात है भाई, बफरिंग हो रही है क्या? देखो जरा, चेक करो, बफरिंग हो रही है क्या इसमें? सब ठीक ठाक है? एक बार बच्चा कोई लिख के बता दें प्लीज, ऑल क्लियर, तो मैं कंटिन्यू करूंगा फिर उसको। जरा बता दो एक बार यार कि सब ठीक है, सब कुछ सही है, जल्दी से। फिर उसके बाद जो है कंटिन्यू करेंगे। चेक कर लें आप एक बार। ऑल क्लियर, ठीक है। चलिए, अब जरा आप लोगों को ध्यान में रखना है इन बातों को कि जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं वो क्वेश्चन को आपको समझना है। जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, अब बात अगर थ्योरी की करें तो भाई थ्योरी तो मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझा दी थी। आज हम लोग चर्चा केवल न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे कर रहे हैं, है ना, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन ही अपन को लेना है। तो मोल में आपको दो फॉर्मूले निकालने हैं। बेसिकली दो चीजों पर मोल का काम जो है यूज हमें करना है। एक है उसके मास पर और दूसरा हमें चर्चा करनी होती है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। मतलब एक मोल में किसी पर्टिकुलर के कितने एटम्स होंगे, या कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, या कितने आयंस होंगे, ऐसा पूछा जा सकता है। या पूछा जाएगा कि भाई इतने मोल में इसका मास कितना होगा, ये पूछा जा सकता है। या इतने मास में कितना मोल आएगा, ये पूछा जा सकता है। अब आपको शॉर्ट में जो फॉर्मूला दिमाग में रखना है, जो सीधे सीधे हम अप्लाई करेंगे, वो ये दो हैं जो दिमाग में आप रख लीजिए। यानी कि दोनों केसेस में नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हम लोग। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब बेसिकली मोल्स होता है ना, वो एक काउंटिंग में करने वाली चीज है। जैसे केजी की बात करते हैं तो 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 10 किलो, तो वो भी नंबर ऑफ केजीज हुआ। वैसे ये नंबर ऑफ मोल्स हुआ। अब इसमें अगर आपको नंबर ऑफ कहना चाहिए पार्टिकल्स को काउंट करने की अगर बात आ रही है, तो फॉर्मूला बन जाता है एन अपॉन एन ए, या एन जीरो भी लिखते हैं, एवोगैड्रो नंबर। ये फॉर्मूला एक याद करना है नंबर ऑफ मोल्स का। मोल्स में कन्वर्ट करने का दूसरा जो फॉर्मूला है, यानी कि आंसर अगर आपको मोल्स में लाना है, तो मोल में दूसरा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मतलब अगर शॉर्ट में सिंबल दिमाग में आप रख सकते हो तो एम, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम दिमाग में रख लेना। लिखने में वही आएगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अगर मॉलिक्यूल की बात चल रही है, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास अगर एटम की बात चल रही है। मेरी बात समझ रहे हैं? और आयन की भी अगर नंबर ऑफ आयंस पूछ रहे हैं तो नंबर ऑफ आयंस आ जाएंगे। यहां नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहे हैं तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहे हैं किसी के तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये दो फॉर्मूले मैंने आपको बेसिकली बताए थे, तो इन फॉर्मूले को आपको दिमाग में रखना है। पहला क्वेश्चन सुनिएगा,
फॉर्मूले आपको लिखवा दिए हैं। पहला क्वेश्चन जैसे बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ O2 गैस, यानी कि 0.5 मोल ऑफ O2 गैस में आपको मास बताना है किसका, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो इसके मॉलिक्यूलर मास को बताएं। अब इसका मतलब यह हुआ कि 0.5 मोल दिया हुआ है। 0.5 क्या दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है। 0.5 जब मोल दिया जाता है तो 0.5 मोल में कितने मतलब मास कितना होगा ऑक्सीजन गैस का वो बताना है। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि ये O2 की बात चल रही है, O2 की बात चल रही है, मास O2 का पूछा है यानी मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, तो हमें पता है कि मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास या ये कहूं कि रिक्वायर्ड मास, बिकॉज मास दिया नहीं है, शायद इसका नहीं दिया, मोल्स के फॉर्म में दिया हुआ है, तो मास अपॉन सीधे सीधे मास लिख दो इसका, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बेटा गिवन मास तब लिख देते जब गिवन होता मास, लेकिन इस बार मास निकालना है तो वो रिक्वायर्ड मास। अब मोल कितने दिए गए हैं, 0.5, मास मुझे निकालना है O2 का, 0.5 मोल में कितना आएगा, मॉलिक्यूलर मास। अब O2 का निकालना है मॉलिक्यूलर मास, तो आपको पता ही है एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो दो O2 यानी कि मॉलिक्यूल है, तो 16 यानी 32 हो जाएगा, डबल कर देंगे। 32 इंटू 0.5 आपको करना पड़ेगा, 32 इंटू 0.5 कर दीजिए, कितना आ रहा है आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो 32, तो ये रिक्वायर्ड जो मास है निकाल लिया होगा आपने मास, तो मास बेटा हो जाएगा ये, जैसे कि 32 का मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली 0.5 का मतलब आधा होता है ना, तो आप 32 इंटू 0.5 करोगे तो 16 आ जाएगा, हाफ होता है, तो ग्राम, 16 ग्राम जो है मास हो जाएगा 0.5 मोल के अंदर, 16 ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है तो आंसर मास जो है वो ग्राम में ही आएगा, ये ध्यान रखें, जब भी हम मोल को यूज करेंगे तो ग्राम में मास देता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते जाना है, काफी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगला देखेंगे। अब इन्होंने अगर ये बोला कि 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, अब मॉलिक्यूल की जगह एटम दे दिया और उसमें भी फिर मास निकालना है, तो लेकिन अंतर क्या है, इस बार दिया है ऑक्सीजन एटम, तो 0.5 अगर उन्होंने बोला 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ओ के फॉर्म में दिया है, एटम के फॉर्म में दिया है, तो ठीक है, तो मोल इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला आप लगाते जाना, मोल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास अपॉन एटॉमिक मास हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में, तो एटॉमिक मास, अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा, 16, 16 का जब 0.5 में मल्टीप्लाई करोगे यानी कि हाफ हो जाएगा, तो 8 आना चाहिए आंसर, तो 0.5 इंटू 16, 0.5 इंटू 16 करोगे तो 8 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया मास ऑफ ऑक्सीजन इन 0.5 मोल, यानी कि आधे मोल में ऑक्सीजन का मास 8 ग्राम हो जाएगा। ऑब्वियसली 1 मोल क्या बताता है, 1 मोल ग्राम एटॉमिक मास को बताता है। ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास होता है 16, तो अगर मैं आधा मोल कर दूं तो ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, तो फिर ऑक्सीजन का मास हो जाएगा आधा यानी कि 8। अगर मैं बोलूं कि 2 मोल के अंदर ऑक्सीजन का कितना मास आएगा, तो 2 मोल का मतलब 1 मोल में कितना होता है, 16 ग्राम, जो उसका यूनिट मास है वही होता है, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा, तो डबल कर देंगे। इस तरीके से सीधे सीधे आ रहा है, नहीं तो हमें फॉर्मूले से अगर आपको जाना है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है लैंग्वेज में किसी में, तो सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई करो और उसको सॉल्व करो, सीधा तरीका ये है। ठीक है बात, अगला क्वेश्चन देखिए। अब उन्होंने बोला है कि मास निकालना है, लेकिन इस बार आपको नंबर्स में दिया गया है बेटा, तो जरा बात को समझें, नंबर्स में दे रहे हैं, नंबर्स में कैसे दे रहे हैं, जैसे 3.011 10 टू द पावर 23, 3.011 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स की बात चल रही है ना, हाँ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 23 ऑक्सीजन एटम्स की बात चल रही है। तो अब ऑक्सीजन एटम्स की अगर बात चल रही है तो इसमें क्या करना होगा आपको, देखो
ऑक्सीजन एटम की बात चल रही है तो 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स हैं। इसमें मास कितना होगा किसका? ऑक्सीजन एटम्स का, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का, मतलब इतने एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं साहब? इतने एटम्स हैं। अब जरा बात को समझो, क्वेश्चन को समझो, कितने एटम्स हैं? 3.011 10 टू द पावर 23 एटम्स हैं। मास किसका निकालना है? ऑक्सीजन का। अब इसमें अगर नंबर दिए गए हैं तो हम फॉर्मूला कौन सा वाला लगाएंगे? नंबर वाला, क्योंकि पहले हमें मोल्स निकालना पड़ेंगे ना। तो पहले हम निकालेंगे मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं। तो मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल क्या होंगे? तो नंबर ऑफ मोल का मतलब होता है गिवन नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन, दूसरा क्या है? एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 6.0। अब 23 को आप बेटा 22 लिख लो। आप कहोगे सर जी चेंज क्यों कर रहे हो? तो बेटा अपने को क्या करना है, आंसर जो है थोड़ा सा सही निकालना है। तो एक्चुअली ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कई बार आप 6.023, वैसे एक्चुअल वैल्यू तो यही है ना, लेकिन 6.022 में भी बहुत ज्यादा कोई अंतर तो पड़ नहीं रहा, क्योंकि इसको मत देखो, इंटू 10 टू द पावर 23 जब मैं इसमें करूंगा तो कोई ज्यादा जो है वैल्यू जो है बहुत उसमें चली जाएगी। तो हमें क्या करना है बेटा, कैलकुलेशन करनी है आसान। तो अगर हम देखेंगे तो इसका डबल जो है ये हो जाएगा, इसलिए उन्होंने डबल के हिसाब से इसको दिया है, और 10 टू द पावर 23 होता ही है। तो अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए। तो जब आप कैंसिल करोगे तो आप देखोगे ये पूरा 1/2 आ जाएगा, यानी कि 3.011 का डबल करके 6.2022 आता है। तो 1/2 का मतलब 0.5 भी लिख सकते हैं, बट अभी हाल फिलहाल हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? तो नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला होता है, अगर आप मास के थ्रू इसको निकालना चाहो तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं कितना? नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर होता है। ऑक्सीजन एटम की बात चल रही है, मास मुझे निकालना है तो मैं मास लिख दूंगा सीधा। अब ऑक्सीजन एटम यानी इसका एटॉमिक मास कितना है बेटा? 16। एक ऑक्सीजन एटम है तो मास 16 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा? 1/2 या 0.5 भी कह सकते हो। तो मास अपॉन 16 कैंसिल कर दीजिए तो कुल मिलाकर 8 ग्राम आंसर आ जाएगा। तो यहां से भी हमें मास जो मिलेगा 8 ग्राम मिलेगा। अब अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता तो क्या हम इतना सब करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में? नहीं करेंगे इतना सब। क्यों नहीं करेंगे ऑब्जेक्टिव में इतना? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो हम डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर भी बता सकता हूं। जैसे कि आपको पता है कि ये 3.011 जो है आधा हो रहा है, हाफ मोल हो रहा है ये, क्योंकि 6.022 10 टू 20 फुल मोल होता है, तो ये आधा हो गया। तो ऑक्सीजन का जो मास होता है उसको भी हम आधा कर देंगे कि नहीं कर देंगे वहां से? तो कहने का मतलब हाफ हो जाएगा सीधे सीधे, तो बस इसलिए 8 ग्राम हो जाएगा। तो एक ऑक्सीजन का जो मास आएगा वो 16 होता है, उसका आधा कर दिया तो 8 हो गया। नहीं समझे? अगर 6.022 या 23 10 टू 23 ऑक्सीजन एटम है तो ऑक्सीजन किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर। उसमें मास कितना होगा? 16 ग्राम। अब ये आधा हो गया तो मास भी कैसा हो जाएगा? आधा। तो ये हो गया 8 ग्राम। बोलो आ रही है बातें समझ में? तो अंडरस्टूड लिखो पहले जल्दी से, बहुत देर हो गई, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। पहले तो मैं समझ लूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। जल्दी समझ में आ रहा है क्या? अगर समझ में आ रहा है तो फिर एक क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिए मुझको। तो सुनिए, फिर एक क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से मांग रहा हूं, जरा क्वेश्चन समझें। अब जैसे ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा कि अगर आपसे बोलूं कि 6.023 10 टू दी पावर 23, इसमें बोल रहे हैं कि मास बताइए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का। ध्यान रखें, क्या इतने मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो कुल मिला के जब मॉलिक्यूल की बात चलती है तो बात हम वर्ड में एटम की जगह मॉलिक्यूल ले लेते हैं और कोई अंतर नहीं आता। अब यहां पे मास निकालना है आपको, तो यहां पे आपको ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि इतने मॉलिक्यूल 1 मोल के बराबर होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? इतने मॉलिक्यूल हो, इतने एटम्स हो, कुछ भी हो, आयन्स हो, किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर। तो वी नो दैट 6.023 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल।
यानी कि मोल कितने आ गए 1, तो मोल इज इक्वल टू कितना आ गया 1, क्योंकि इतने एटम 1 मोल में ही होंगे। अब मोल का फॉर्मूला लगा दिया, वही मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास O2 मॉलिक्यूल है तो मास कितना निकलेगा 32, और 1 मोल के ये बराबर आ रहा था, तो मोल कितना आ जाएगा, मास कितना आ जाएगा 32 ग्राम। तो 32 ग्राम आपका आंसर आ गया, खत्म। इसमें आप डायरेक्ट ऐसे करो, क्योंकि इसमें मोल निकालना है तो वही 6.023 10⁻23 डायरेक्ट दिया हुआ है, तो फिर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 1 मोल के बराबर होगा, क्योंकि 1 मोल में 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं कि नहीं होते हैं। और मास की बात करोगे तो 1 मोल के अंदर उतना ही मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास होता है जो उसका एक्चुअल होता है। तो ऑक्सीजन O2 का एक्चुअल क्या निकलेगा मास, बताओ। एक के लिए 16 तो दो के लिए 32, तो देख लो 32 ही आ रहा है, क्योंकि इतने एटम्स की बात, मॉलिक्यूल्स की बात चल रही है, तो 1 मोल के बराबर है। तो ये 32 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखिएगा, आप सीधे सीधे करिएगा बेटा, ये नोट्स में आपको स्टेप्स वगैरह जो दिए गए हैं, ये अगर कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप इस तरीके से डायरेक्ट करें जैसे मैंने आपको समझाया है ना, जल्दी समझ में आएगी, चीजें आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, अब कुछ एनसीईआरटी टेक्स्ट प्रॉब्लम्स हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं लेकिन क्वेश्चंस तो बोलता ही जा रहा हूं। आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है डिस्कस विद योर टीचर, कंसल्टिंग टीचर, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो अपन सॉल्व करके आपको बताते जा रहे हैं, आप ध्यान से देखते जाइएगा। जैसे क्वेश्चन है, सारा आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, आप अपने 9th का एनसीईआरटी बुक देखिएगा, उसकी क्वेश्चन सारे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना, इन्हीं में से आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, अगर उन्होंने बोला कि अब आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, अभी हम लोग कैसे क्वेश्चन किए, देखो मेरी बात समझे, मोल्स में 3 तरह के क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाएंगे। कितने तरह के क्वेश्चन, सुनो एक बढ़िया चीज बता देता हूं, 3 तरह के क्वेश्चंस। क्वेश्चन का टाइप नंबर 1 क्या होता है, क्वेश्चन का टाइप नंबर 1 होता है कि जब आपसे बोला जाएगा नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। अब नंबर ऑफ मोल्स बेटा हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, वो नंबर ऑफ एटम्स दे देंगे आपको या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे देंगे। तो फॉर्मूला कौन सा लगा दोगे, अभी 10 बार बता चुका, n/n0 या Na, यही लगाओगे फॉर्मूला। अगर नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात चल रही है तो नंबर ऑफ मोल्स आप ऐसे निकालोगे। दूसरा क्वेश्चन होता है नंबर ऑफ मोल्स आपसे दोबारा से पूछे जाएंगे, लेकिन इस बार नंबर ऑफ पार्टिकल्स में मैं समझ लीजिए क्या क्या आ जाएगा, सब्सटेंस की बात कर रहा हूं, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी सबके लिए सेम रहता है। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर दूसरे केस में निकाले जा रहे हैं और इसमें आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि मास दिया गया है। 2 तरह के मास होते हैं, एक तो वो मास जिसमें आपको कितने मोल हो रहे हैं वो निकालना है, तो वो तो जनरल मास हो गया, और एक होता है मॉलिक्यूलर मास, तो वो आप समझदार हैं, मैंने बताया था जनरल मास यानी कि जो गिवन है वो m मान लिया, और मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास है इसको मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये नंबर ऑफ मोल्स एक क्वेश्चन आ गया। तीसरा क्वेश्चन आपसे बनेगा आप पर कि आपको मास निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मास, यानी कि वो जो जनरल मास है वो निकालना पड़ेगा, और दिया क्या जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स दिए जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स दिए जाएंगे, ठीक है कि नहीं, मतलब मोल्स दिए जाएंगे, मोल की वैल्यू दी जाएगी, सीधा मतलब ये है जैसे पिछले क्वेश्चन में हम कर रहे थे, मोल दिया जा रहा है और उसमें मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास का मल्टीप्लाई करके सीधे सीधे मास हम निकाल रहे थे, फॉर्मूला वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये 3 तरीके से। अब चौथा तरीके का क्वेश्चन, हालांकि एक और बन सकता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ लिए हों आपसे कि भैया कितने पार्टिकल होंगे 1 मोल में। तो अब आप मैं बड़ा जनरल सा क्वेश्चन बना देता हूं कि अगर आपसे बोला जाए सपोज सोडियम है, अब सोडियम के कितने जो है एटम होंगे 46 ग्राम में, यानी कि मास दिया गया है, आपको बताना है कि कितने पार्टिकल्स होंगे सोडियम के 46 ग्राम में। तो आप बता सकते हो कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने पार्टिकल्स होंगे, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स, सोडियम एटम्स पूछे हैं, तो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स बताइए आप 46 ग्राम में। तो हम जानते हैं कि 1 मोल में क्या, 1 मोल में सोडियम के कितने एटम होंगे 1 मोल में, तो 1 मोल में सोडियम के एटम होंगे एवोगैड्रो नंबर, यानी कि N0 या Na, यही होंगे 1 मोल के अंदर।
तो हमें यहां पे सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि इस इतने ग्राम में 46 ग्राम में सोडियम का वो कितना आ रहा है, मोल कितने हो रहे हैं। तो यहां से सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे और नंबर ऑफ मोल्स जितने भी होंगे उसमें 6.023 10 टू द पावर 23 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितने भी जो है पार्टिकल्स हैं वो निकल के आ जाएंगे। तो बेसिकली यहां से आपको सबसे पहले निकालना है क्या, कितने मोल्स बनेंगे 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम के लिए। तो 46 ग्राम और सोडियम एटम में कितने मोल्स होंगे बताइए। 32 ग्राम। मैं पार्टिकल पूछ रहा हूं, सोडियम एटम पूछ रहा हूं बेटा, सोडियम एटम पूछ रहा हूं। तो सोडियम के कितने एटम होंगे 46 ग्राम में, ये पूछ रहा हूं। तो देखो कैसे करेंगे इसको, समझो आप, पहले देख लो समझ लो। सोडियम के कितने एटम होंगे 46 ग्राम में, ये बताना है। तो मुझे पता है कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोल्स इज इक्वल टू होता है n अपॉन Na, होता है कि नहीं होता, n अपॉन Na। यानी कि सोडियम एटम बताने हैं तो n चाहिए, इसकी वैल्यू आप जानते हो। रिक्वायरमेंट किसकी है बेटा, मोल्स की। अब मोल चाहिए तो मोल के लिए देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो निकालना ही है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला भी काम नहीं कर रहा, लेकिन मास दिया हुआ है तो हो गया काम। तो मोल्स निकाल लो। तो मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, गिवन मास दैट इज 46 ग्राम अपॉन एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है 23, डबल है तो कैंसिल कर दो, तो 2 मोल्स आ गया। कितने मोल्स हो गए, 2 मोल हो गए, यानी कि 2 मोल चाहिए। तो 2 मोल में सोडियम के कितने पार्टिकल होंगे, तो बताओ 1 मोल में कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर, यानी 6.023 10 टू द पावर 23 इतने सोडियम एटम होते हैं। तो बताइए 2 मोल में कितने हो जाएंगे, तो 2 का जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 6.023 10 टू दी पावर 23 सोडियम पार्टिकल्स या सोडियम एटम्स। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, सॉरी पॉइंट गलत लगा दिया, ये 4 हो जाएगा, ये 0 रहेगा और फिर पॉइंट लगेगा और फिर ये हो जाएगा 12, यानी कि 12 इंटू 10 टू दी पावर 23। लेकिन अब इसको साइंटिफिक ऑर्डर में अगर लिखना है तो आपको पता है कि एक नंबर के बाद डेसिमल लगता है, वो एक्चुअल वैल्यू मानी जाती है, ये तो पता होगा आपको, है ना। तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हो इधर, क्योंकि कई बार ऑप्शंस में ऐसा हो जाता है कि ये वाला ऑप्शन ही नहीं मिल रहा आपको, फिर परेशान हो रहे हैं अपन, तो ऑप्शन ढूंढना पड़ता है। तो बेटा मेरी बात को पहले समझ लें, जैसे कई बार मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है आपका, ये 12 पॉइंट समथिंग आंसर नहीं है, क्योंकि वो साइंटिफिक ऑर्डर में लिखते हैं। साइंटिफिक ऑर्डर तो आप समझते होंगे, यानी कि एक डेसिमल के बाद। देखो एक बच्चे ने आंसर दिया है, नित्यांशी ने, वेरी गुड, है ना। तो एक ऑर्डर के बाद अगर आप लिखना चाहें तो पॉइंट को क्या कर रहे हो, लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हो। लेफ्ट में शिफ्ट करने का मतलब होता है 10 का डिवाइड देना। तो 10 का जब आप डिवाइड देंगे तो 10 का मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो यानी कि ये बन जाएगा 1.20 और 4 की जगह 5 लिख सकते हो कि तीसरा डेसिमल अगर 5 या उससे बड़ा हो तो उससे आगे वाले में एक ऐड हो जाता है। तो ये भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, दोनों में से एक ही मिलेगा, लेकिन अगर मिलेगा तो ये हो जाएगा 24, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से। लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप इतना भी छोड़ देंगे तो नंबर पूरे मिलेंगे, नहीं कटेंगे, डोंट वरी, इसमें कोई समस्या परेशानी वाली बात नहीं होती है, इसमें आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया ये। 46 ग्राम मास दिया गया है सोडियम का। अब आपसे पूछा उन्होंने कि भाई कितने एटम्स बनेंगे सोडियम के, तो हम कहेंगे 1.205 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स ऑफ सोडियम, एटम्स ऑफ सोडियम, इतने सोडियम के एटम होंगे 46 ग्राम में, ये मतलब है इसका, ठीक है ना। तो हमने इस फॉर्मूले से क्या सीखा, अगर हमारे पास मास है तो हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल पा रहे हैं, अगर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स है तो उनका हम मास निकाल पा रहे हैं बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट, ये मतलब है इसका, ठीक है कि नहीं। इस तरीके से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, उन्होंने बोला है कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम की बात चल रही है, सुनना बेटा,
52 ग्राम ऑफ हीलियम। अब 52 ग्राम ऑफ हीलियम में नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, बहुत सिंपल है। तो 52 ग्राम किसका दिया है मास? हीलियम का। तो ये इसका एक जनरल मास हो गया, यानी कि गिवन मास वाली बात चल रही है। तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम में आपसे बोले कि मोल्स कितने होंगे, तो सीधे सीधे मोल का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, तो ये बहुत सिंपल है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा क्या? गिवन मास दैट इज 52। हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 4। आपको पता है एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है, ऐसे लिखते हैं इसको। ये आपको लिखना नहीं, बता रहा हूं मैं, तो है ना। तो एटॉमिक मास 4 हो गया, यानी कि 13 होना चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स 13 आ गए। अब इन्होंने दूसरा क्वेश्चन इसके साथ में लिखा हुआ है कि अगर हम बोलें कि 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम ले लिए जाएं, ये पहला क्वेश्चन है इसका, और इसी का सेकंड पार्ट है ये, इसी का सेकंड पार्ट। दो क्वेश्चंस एक साथ पूछे, उन्होंने बोला है नंबर ऑफ मोल्स निकालो, किसमें? 12.044 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम में। इतने एटम्स हैं हीलियम के। बात को समझे, पहले क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन को समझें बेटा। कितने एटम्स हैं हीलियम के? 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम, यानी कि हीलियम के इतने एटम्स अगर हैं तो मोल्स कितने होंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स बताओ। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि अगर हमें मास दिया जाता है, अगर हमें मास दिया जाता है तो मोल के लिए फॉर्मूला लगता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब हमें मास की जगह अगर नंबर ऑफ एटम्स दिए जा रहे हैं तो फॉर्मूला मोल्स का क्या हो जाएगा बताओ? वही फॉर्मूला, बस नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे उसकी जगह पर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स अगर यहां से आपसे पूछे जाएं तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा 12.044, ये होता है गिवन नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि n याद करो बताया था, अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर देखो 22 ले लेना बेटा, क्योंकि 4 आ रहा है। अगर 12.046 होता ना तो मैं क्या लेता? 6.023। अगर आपको लगाना है, नहीं तो लगे रहो डिवाइड करने में, मुश्किल हो जाएगा। हमें नेचुरल नंबर में आंसर देना है बेसिकली। डेसिमल में भी आता है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन हम कैलकुलेट आसानी से कर पाए एडजस्ट कर लिया करो। तो 6.023 की जगह 22 लिख दो, क्योंकि ऊपर 4 आ रहा है। तो ऐसे दिमाग चलता है जब अपन प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो दिमाग चलता है। अब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ये तो कट ही रहा है। अब इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं इस नंबर में, आप देखो सीधे मल्टीप्लाई करने से ये आता है, इसका मतलब अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 2 आएगा। तो बेसिकली 2 मोल्स हमारा आंसर हो गया। तो कितने मोल्स हो गए? तो 2 मोल्स हो गए। किसमें? इतने एटम्स में। कहां गया? इतने एटम्स में। ये जो सोडियम है कौन है? हीलियम के इतने जो एटम्स हैं इसमें 2 मोल्स हमारा बनेगा। ये इसका मतलब हुआ। बोलो आ गई बात समझ में? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? आ रही है बेटा बातें समझ में? बोलो। 4 दिया है तो 6.022 ले लीजिए। अगर 4 दिया है तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। देवराज, निखिल, शांभवी, ये आर्यव्रत एब्सेंट दिख रहे हैं मुझे इसमें। बाकी लोग रिप्लाई करते जाएं। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं, अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे हैं, तो वही सिंपल सी बात है यार, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे हैं, मतलब आप समझें इसको। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि आपको n निकालना है, मतलब Na वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अगर मोल्स हमारे पास हैं। तो नहीं है तो फिर पहले मास दिया होगा तो मास से फिर मोल्स निकालोगे, फिर दूसरे स्टेप में उस पे जाओगे। जैसे क्वेश्चन है 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, ये तो करा चुका हूं। 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? अभी थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया था हमने। 1.205 इंटू 10⁻24 एटम्स। ये देखो आंसर भी आपके पास है, तो ये तो अपन कर चुके हैं बेटा। सेकंड वाला कर लेते हैं। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आंसर बदल जाएगा अगर एटम होगा तो। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी O2 लिख दिया तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में क्लियरली दिख रहा है। अब आप कहोगे सर
अगर ऐसा लिखकर आ गया तो क्या करेंगे सर? तो बेटा इसमें समझ जाना कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स चल रहे हैं। 2 एटम का मतलब अगर मोल की बात होगी तो 2 हो जाएंगे, अगर एवोगैड्रो नंबर की बात होगी तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ रहे हो? इसमें 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, तो अंतर केवल और केवल वो मॉलिक्यूल के टर्म में आंसर आएगा। ये 2 और O2 में अंतर ये आ जाता है। बाकी मास तो दोनों केस में O2 होगा तो भी आपको डबल ही करना है, और 2O होंगे तो भी डबल करना है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास, सॉरी 2O में डबल नहीं करना, 2O में तो ऑक्सीजन का मास लोगे आप। अब देखिए जरा बात को समझे, O2 के फॉर्म में दिया है और 8 ग्राम ऑक्सीजन है। अब आपको पूछे नंबर ऑफ एटम्स कितने, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो O2 के फॉर्म में तो अपन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो मास दिया हुआ है। अब बेटा समझो बात को कि मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालेंगे मास से, फिर हम निकालेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि हमारे पास मोल्स नहीं है। तो सबसे पहले तो आप निकालो नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे O2 के वो देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आने वाला है इसमें, तो देखो गिवन मास यानी कि 8 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 32। तो एक्चुअली देखोगे तो 1/4 निकल के आएगा। अभी इसको अपन 1/4 ही रहने देते हैं क्योंकि हमारा फाइनल आंसर होता तो हम पॉइंट में निकाल लेते, लेकिन अभी तो हमें इसको आगे करना है। तो अब क्या करोगे, अब आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? करेक्ट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स निकालने हैं आपको, उसके लिए फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का क्या रहता है? तो देखिए देयरफॉर नंबर ऑफ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ऑक्सीजन यानी O2 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, ये जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स आपसे पूछे हैं, आप याद करो मोल्स का फॉर्मूला अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आप जाते हैं तो होता है N/N0, यही होता है। N का मतलब है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो आपको निकालना है, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो N0 का मोल्स में तो हमारा आंसर आ जाता है। तो कुल मिला के O2 मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो 1/4, ये जो मोल्स आया है ये कितने आए हैं, आप ऐसे लिख लो फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई कर दिया इनटू एवोगैड्रो नंबर यानी कि N0, एवोगैड्रो नंबर हो गई, सिंपल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा, 1/4 रहने दो, 6.023 ले लो इसमें तो, इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब 4 का इसमें डिवाइड दे दो, तो 1 या 2 डेसिमल तक आप इसको कैंसिल करो। तो 4 का डिवाइड देंगे, 4 1 4, पॉइंट लग गया। इधर कितना आ जाएगा 2, 20 हो गया, 4 5 20 होता है। फिर 0 आएगा, 23 को करोगे तो 5 आएगा, 0 में 5 ऐड हो जाएगा क्योंकि तीसरा डेसिमल अगर 5 या उससे बड़ा होता है तो ऐड हो जाता है, तो 1 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो 1.51 टू 10⁻23 ये आंसर होगा। कुछ बच्चे नहीं समझे तो बेटा दोबारा समझ लो मैंने डिवाइड कैसे दिया, 6.023/4। अब इसमें अगर आप इसको कैंसिल करने जाते हैं तो देखो 4 का डिवाइड दिया तो एक बार चला गया, 2 इधर आ जाएगा बेटा, तो 4 5 20। अब इसमें 2 में डिवाइड नहीं जा सकता तो 0 ले लेंगे। फिर 4 का डिवाइड 23 में दोगे तो 5 टाइम्स जाएगा, 4 5 20 होता है। फिर 5 6 30, अगर आप ज़्यादा चाहते हो तो इतना हो रहा है। आपको चौथे में जाना ही नहीं है, तीसरा डेसिमल आप देखोगे तो 5 है। मैंने आपको बताया तीसरा डेसिमल 5 हो या उससे बड़ा हो तो इसके आगे वाले डेसिमल प्लेस पे 1 ऐड कर दिया करो, तो अप्रॉक्स आंसर आ जाता है। तो 1.51 इस तरह से आ जाएगा, इंटू 10⁻23 क्या मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 आएंगे, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 होंगे बेटा 8 ग्राम ऑफ O2 में। समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आ गई बात समझ में? यानी कि चीजों को समझें। अब हम कर क्या रहे हैं? वेरी गुड बेटा नित्यांशी, बहुत सही जा रही हैं आप। अच्छा आपका ये बायो का क्लास भी है ना, चलो एक हाथ 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी जल्दी, थोड़ा सा ये खत्म है, समाप्ति पर है। फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज बाकी आपको ट्राई करनी है। देखिए अगला क्वेश्चन देखें जल्दी से। ये समझ में आ गया सभी लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नो प्रॉब्लम? चलिए जल्दी बताएं। एक क्वेश्चन और देख लो, ऐसा ही एक क्वेश्चन और देख लें। अब अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहे हैं कि 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स हैं। अब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे?
0.1 मोल दिया हुआ है और कार्बन एटम्स पूछे हैं, देखना 0.1 मोल, समझना बात को बेटा। 0.1 मोल दिए गए हैं, खास बात क्या है कि 0.1 मोल दिए गए हैं कार्बन एटम्स के, आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने होंगे। तो 0.1 तो मोल हो गया, तो यानी कि मोल इस बार आपको दिया हुआ है, तो ये आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। 0.1 मोल। अच्छा बेटा, आज एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे अभी मैम का भी क्लास है बायोलॉजी का, तो आज कंटिन्यूटी में चलेंगे आपके दोनों क्लास, ठीक है ना। तो जैसे ही मैम की जूम मीटिंग का मैसेज आ जाएगा, अभी मैम से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है कि नहीं, मैं सोच रहा था थोड़ा डिले कर दूं, लेकिन अब मैम से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो जैसे भी मैम का मीटिंग का आएगा तब तक हमारी क्लास चलेगी, और उसके बाद फिर कंटिन्यूटी में आपको मीटिंग ज्वाइन करना पड़ेगी, यानी कि आज थोड़ा सा रेगुलर आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो सब लोग लिख दें ओके सर, ऐसे ओके सर लिख देंगे तो मैं कंफर्म मान लूंगा कि आप चीजों को समझ गए। तो आप ओके सर लिख के बता दें, जिससे कि मैं कंफर्म कर लूं कि हाँ भाई आप मेरी बात को समझ गए हैं। जैसे ही मैम का मीटिंग पे वो आ जाता है ना, मीटिंग जूम मीटिंग आ जाएगी, तो जूम मीटिंग जब आ जाएगी तब अपन उसको जो है कर लेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, अब 0.1 मोल ऑफ क्या दिया है, कौन सा एटम दिया, कार्बन एटम्स। सुनो ध्यान से, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स की बात चल रही है। तो कार्बन एटम्स का बात कर रहे हैं, तो कार्बन का आप देखो मॉलिक्यूल एटॉमिक मास होता है 12 और मोल दिया हुआ है आपको, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको निकालने हैं और मोल दिया हुआ है, तो फिर हम नंबर ऑफ पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हम मास पे जाएंगे ही नहीं। तो अब हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं बेटा, वो होते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पार्टिकल, जिसको आप n कह सकते हो, अपॉन एवोगेड्रो नंबर, जिसको आप Na कह सकते हो, एवोगेड्रो नंबर। अब पॉइंट नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए गए हैं, 0.1 ऑलरेडी दिया हुआ है, 0.1। समझना बात को, क्वेश्चन को, सीधे सीधे फॉर्मूले दो हैं जो मैं बार बार अप्लाई कर रहा हूं, आप इस चीज को दिमाग में रखो, बस सीधे सीधे करो, ज्यादा चक्कर मत पड़ना, बहुत जल्दी समझोगे चीजों को। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पूछे हैं, तो वो हमने n माना हुआ है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एवोगेड्रो नंबर क्या होती है, 6.023 10 टू द पावर 23। जब हमें 22 की जब खास देख रहे हैं, हम डिवाइड वगैरह कर रहे हैं, तो जरूरत पड़ रही है तो लेंगे, अदरवाइज 6.023। 0.1 है, 0.1 का मतलब समझ रहे हो आप, पॉइंट इधर शिफ्ट होगा लेफ्ट में, पहले लिख लो। तो n कितना आ रहा है, पहले तो देख लो n कैसे आएगा, तो 0.1 इंटू 6.023 10 टू द पावर 23 हो रहा है कि नहीं हो रहा, 10 टू द पावर 23। अब जरा समझो, अगर आपको 0.1 में क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत आसान है, लेकिन इसमें बच्चे गलतियां कर जाते हैं। तो अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो भाई 0.1 को आप 1/10 भी लिख सकते हो, ज्यादा जल्दबाजी मत करो, गलती नहीं होनी चाहिए। अब ये बताओ, जब मैं इसको 1/10 लिख दूंगा, लो लिख ही देता हूं 1/10, अब मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं इसको 1/10, अगर आप इसको लिखते हैं और इंटू 6.023 10 टू द पावर 23 और 1/10 है, तो पॉइंट लेफ्ट में ही तो शिफ्ट होगा, लेकिन फिर हमें राइट में लेना है। क्यों लेना हमारा राइट में मालूम है, क्योंकि आंसर हम 6 पॉइंट समथिंग ऐसा देंगे, क्योंकि एक डेसिमल के बाद देना होता है स्टैंडर्ड आंसर। तो आप समझो बड़ा बात को, कि एक काम इसमें ऐसा ना कर लें कि इस 10 को हटाने के लिए इस 10 टू द पावर 23 को मैं सीधे सीधे ऐसा लिख दूं। देखो बताता हूं भाई कैसे लिख रहा हूं। ये जो 6.023 है, ये हम ऐसे ही रहने दें, क्योंकि नंबर के बाद डेसिमल लगना है। 0.1 को मैंने 1/10 लिख लिया। अब 10 टू द पावर 23 को देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, मैंने इसका एक 10 इधर ले लिया अलग और एक इसमें से कम कर दिया। क्या ऐसा करने में कोई समस्या है बेटा, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, 10 टू द पावर 22 और 10 ऐड करोगे, पावर ऐड होंगी तो 23 बनेगा। बेटा ये 10 से देखो 10 कैंसिल हो गया, कितना बढ़िया कैंसिल हो गया, प्यार से, चक्कर में ही नहीं पड़े हम, तो आंसर आ गया 6.023
10 टू द पावर 22। ये ज्यादा बेटर है। जब भी नीचे जीरो दिख रहे हैं कैंसिल करना है तो इधर से ही हटाओ, इसको मत छेड़ो। वो भी खास तौर पे तब जब ये 6 पॉइंट समथिंग या 1 पॉइंट समथिंग ऐसे एक नंबर के बाद डेसिमल लगाए, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाता है, साइंटिफिक फॉर्म कहते हैं इसको। ये क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा। क्लास 8th में एक चैप्टर है, उसमें शायद एक्सपोनेंट चैप्टर में ही है ये, कि साइंटिफिक फॉर्म में लिखने को आपको बोला जाता है, तो 10 का डिवाइड मल्टीप्लाई करके हम एडजस्ट करते हैं प्लेसेस को, सीखा होगा आपने। तो इस हिसाब से ये आंसर आ जाएगा 10 टू दी 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 22। आप नोट्स में देख रहे होगे आंसर में 6.022 है बेटा, तो मैंने आपको बता ही दिया, उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं। आपके ऑप्शन में जो हो आप उसको टिक कर लेना। दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं होंगे। अगर दोनों एक साथ ऑप्शन में दिख भी रहे हैं आपको तो समझ जाना कहीं ना कहीं 10 की पावर को चेक जरूर कर लेना। मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ है 6.022 10 टू द पावर 22 और लिखा हुआ है 6.023 10 टू द पावर 23, तो आप समझ गए कि यही सही है। मान लीजिए इधर 10 टू द पावर ये 6.023 लिखा है, लेकिन यहां 10 टू द पावर 22 है और यहां 10 टू द पावर 23 है, तो फिर ये सही है, ये गलत है। ये आपको सोचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना भी हमने सीख लिए भाई, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। ये वाले क्वेश्चन भी आपने कर लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं वो, कि इफ 1 मोल ऑफ कार्बन वेज 12 ग्राम, बिल्कुल सही बात है, 1 मोल में 12 ग्राम वेट हो जाता है इसका। व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। अब 1 एटम ऑफ कार्बन का मास क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है, हम जानते हैं मास निकालना है ना। देखिए वैसे ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप सीख लें। 1 मोल ऑफ कार्बन में 12 ग्राम दिया हुआ है, आपसे बोला गया है कि मास जो है 1 एटम ऑफ कार्बन का कितना होगा। तो हम जानते हैं कि जो 1 मोल है, 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है? 1 मोल का मतलब होता है 12 ग्राम ऑफ कार्बन। बोलो होता है कि नहीं होता? 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, बोलो होता है ना। 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम मतलब कार्बन एटम जो 12 ग्राम का है वो 1 मोल के बराबर होता है। और हम जानते हैं कि 1 मोल में 6.023 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6.023 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। अगर मैं इतने एटम्स ले लूं कार्बन के, तो इसका मास ग्राम में कितना आएगा? 12 ग्राम। कितना आ जाएगा? 12 ग्राम। क्यों? क्योंकि 1 मोल में तो इतने एटम्स होते हैं भाई किसी के भी। बोलो एटम्स ऑफ कार्बन है, ये कार्बन से लिख दिया मैंने, कार्बन है। तो भाई आप जानते हो कि 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, ये दिया है। अब 1 मोल में कितने एटम होंगे कार्बन के? इतने एटम होंगे, यानी कि कार्बन के इतने एटम्स का मास इतना है। कार्बन के इतने एटम्स का मास इतना है, तो एक कार्बन के एटम का मास कितना होगा बताइए? तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, कार्बन के एक एटम का मास कितना आ जाएगा? याद रखें एक एटम की बात कर रहे हैं। 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं और 1 मोल इतने ग्राम होता है, उसका एटॉमिक मास के बराबर होता है। लेकिन 1 मोल में तो इतने सारे एटम्स होते हैं, हमें तो मास केवल एक कार्बन एटम का पूछा जा रहा है। तो 12 अपॉन ये आ जाएगा, 12 अपॉन कितना है ये? 6.023, 22 होता तो 2 से कट जाता, 22 भी ले सकते हो वैसे, इंटू 10 की पावर 23। इसको बेटा आपको सॉल्व करना है, ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने। आंसर इसका है मेरे पास में नहीं है, इसका आंसर लगभग पॉइंट में कुछ आएगा, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए, जहां तक मेरा अंदाजा लग रहा है। 3 पॉइंट समथिंग आना, नहीं 3 पॉइंट नहीं है, सॉरी 1.99 और 10 टू द पावर -23 कुछ ऐसा। देखो ये तो ऊपर चला जाएगा, आपको समझ में आ रहा है, तो पावर माइनस की हो गई है ना। अब इसमें जरा ध्यान से देखें, ये 6 का डबल करते हैं तो 12 होता है, लेकिन ये डबल 6 से थोड़ा ज्यादा है तो 1 से थोड़ा कम आएगा, तो 1.9 ऐसे आप याद कर लो। नहीं समझे आप लोग? मैं समझाता हूं, देखो याद करने का तरीका। 12 अगर होता और नीचे 6 होता तो आंसर कितना आता? 2 आता, 2।
अब ये 6.0233 यानी कि ऑलमोस्ट हम देखें तो 6.1 मान लेता हूं, तो 12 में डिवाइड अगर आप 6.1 का दोगे तो बड़ी नंबर का डिवाइड देंगे तो आंसर थोड़ा छोटा नहीं आएगा, तो आंसर छोटा हो गया 1.9 रह गया यार, खत्म बात। उसमें एक बढ़ाया उधर एक कम कर दो, तो 1.99 आप इस तरह से याद कर लें। तो 1.99 ये डिवाइड देके आया, और इसका ऊपर ले जाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाती है, तो 10 टू द पावर 23 माइनस में चला जाएगा। बोलो आया समझ में कि नहीं? इतने क्या चीज है ये? मास, तो ग्राम। तो एक कार्बन एटम का मास इतना होता है बेटा। ऐसे आप किसी भी एलिमेंट के किसी एक एटम का मास निकाल सकते हो। इसी तरीके से कैसे निकालोगे? उसके एटॉमिक मास में 6.023 10 टू द पावर 23 का डिवाइड दे देना, तो उसके एक एटम का मास आ जाएगा। इस तरीके से हम एटम का मास निकालते हैं। समझ गए? मोल का ये यूज है। इस क्वेश्चन के लिए अंडरस्टूड जरूर लिखना है बेटा, बहुत जरूरी है। आई थिंक मैडम ने जूम मीटिंग पर वो भेज दिया है, ठीक है। बस 2-1 मिनट जरा एक रुक जाइए। हेलो, अच्छा वो मीटिंग भेज दिया कि अब जरा बात करो मैडम से कि मैडम बस 5 मिनट में बच्चे आ रहे हैं, क्लास चल रहा है, बस आप 5 बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है? हाँ जी, वेरी गुड। अरे आज तो देवांश भी मुझे दिख रहा है बहुत दिनों बाद। देवांश कैसे हो बेटा? हाउ आर यू देवांश? बहुत दिनों बाद दिख रहे हो तुम। एक देवांश और एक देवांशी, ये दोनों ही बच्चे जो है कम दिखते हैं। हालांकि देवांश तो साइंस में है इसलिए कम दिखता है, देवांशी तो मेरे समझ के बाहर है, पता नहीं क्या करती रहती है ये। चलिए बेटा, बस 5 मिनट में आप लोग केमिस्ट्री वो मैम का क्लास अटेंड करना। आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूं, उसको समझ लें, ठीक है बेटा। तो ये मैंने किस तरीके से निकाला ये आपने बहुत अच्छे से समझी होगी बात। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे आपको किसी का भी पूछ लिया जाए तो आप कर लोगे। हाँ, जल्दी से आपसे बोले अगर कार्बन की जगह हाइड्रोजन का, या एक काम करते हैं हीलियम एटम का बताओ, हीलियम का बताओ, एक एटम का तो बताओ। हीलियम का एटॉमिक मास कितना? 4 ग्राम। हीलियम का एटॉमिक मास 4 ग्राम, यानी कि एक मोल में मास कितना हो जाएगा? बोलो, एक मोल में मास कितना हो जाएगा? 4 ग्राम हो जाएगा। एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.023 10 टू द पावर 23 होते हैं बेटा, होते हैं कि नहीं? तो इसका मास कितना आ रहा है? 4 ग्राम। तो बोलो एक एटम का मास कितना हो जाएगा? इतने सारे एटम्स का मास इतना है, तो एक एटम का कितना हो जाएगा? बोलो एक एटम का तो 4/6.023 10 टू द पावर 23। इसको सॉल्व कर लेना। समझ गए? ऐसे हम हर एक एटम का मास निकाल सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि एक मास दिया गया है और वो भी सेम दिया गया है मास दोनों में। बस बताना आपको यह कि इनमें से किसमें ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। इसको भी समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम है और 100 ग्राम्स ऑफ आयरन है। समझे बेटा ध्यान से? 100 ग्राम क्या है? 100 ग्राम तो सोडियम है। 100 ग्राम कौन है? सोडियम। और 100 ग्राम कौन दिया हुआ है? 100 ग्राम ऑफ क्या दिया हुआ है? कौन दिया हुआ भाई? 100 ग्राम आयरन दिया हुआ है, Fe आयरन दिया हुआ है। अब आपको सबसे पहले तो इनके वो मालूम होना चाहिए एटॉमिक मास। तो बताइए जरा, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक मास होता है बेटा 23 यूनिट्स होता है ना, और आयरन का कितना होता है? 56। और ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे तो ग्राम में आ जाएगा, यूनिट की जगह ग्राम ले लेंगे। तो अब देखिए जरा, 100 ग्राम ऑफ सोडियम में इतना मास होता है। अब आपको बोल रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके ज्यादा होंगे? सोडियम एटम के ज्यादा पार्टिकल होंगे 100 ग्राम में, या आयरन के ज्यादा पार्टिकल होंगे 100 ग्राम में? जिसका एटॉमिक मास कम होगा उसके पार्टिकल ज्यादा होंगे, जिसका मास ज्यादा होगा उसके पार्टिकल कम होंगे। सीधी सी बात है। अब एक बार बताओ, एक जो आयरन है, आयरन का एक एटम लिया मैंने, आयरन के एक एटम का मास कितना हो रहा है? 56 ग्राम अपॉन, सॉरी उल्टा कर दिया, 6.023 10 टू द पावर 23 समथिंग कुछ आएगा। जैसे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं जरा समझो। 100 ग्राम ऑफ सोडियम में हमें निकालने कितने पार्टिकल्स होंगे, यानी कि ये गिवन मास हो गया, ये एटॉमिक मास हो गया। बोलो, ये गिवन मास हो गया और ये एटॉमिक मास हो गया। तो यहां से हम मोल्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल्स की पहले बात कर लेते हैं।
अब नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गया बेटा 100 यानी कि गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास इतना आ गया। अभी इसको इतना ही छोड़ दो। अब यहां से आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो जल्दी से। तो यहां से अगर आप मोल्स निकालोगे तो क्या आएगा बोलो जल्दी से 100 यानी कि गिवन मास, फिर एक इसका मास कितना है एटॉमिक मास 56 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे निकालने हैं क्या नंबर ऑफ सोडियम एटम्स। तो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स निकालने हैं आपको, समझना बात को। तो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स कैसे निकालोगे, तो याद करो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स का मतलब हमें n निकालना है। n निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला सुनो, मोल में मल्टीप्लाई कर दो, n अपॉन n0 इज इक्वल टू मोल। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मोल्स इनटू n0 यानी एवोगैड्रो नंबर, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो। तो सोडियम एटम्स निकालने हैं तो कितने एटम्स होंगे, तो जितना भी मोल आ रहा है उसमें 6.03 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 अपॉन 23 इंटू आप इसको सीधे सीधे लिख सकते हो 6.023 लिख दो इंटू 10 टू द पावर 23। इतने एटम्स हैं, इतने एटम्स हैं। और अब निकाल रहे हैं हम नंबर ऑफ, कौन है दूसरा आयरन, नंबर ऑफ आयरन एटम्स, नंबर ऑफ आयरन एटम्स। नंबर ऑफ आयरन एटम्स कितने हैं बताओ, तो 100 अपॉन 56 इंटू 6.023 10 टू द पावर 23, सेम चीज। अब यहां से आप क्लियरली देख के बता सकते हो कि ये नंबर सेम है, इसको मत छेड़ो, ये नंबर सेम है, इसको मत छेड़ो। जब मैं 100 में 23 का डिवाइड दूंगा तो ज्यादा आएगा, जब यहां से 100 में 56 का डिवाइड दूंगा तो कम आएगा, यानी कि ये तो 1 से भी कम आ रहा है। और ये कितना जाएगा, 4 बार चला जाएगा मेरे ख्याल में, 4 3 12 8 और 1 9, बिल्कुल 4 बार चला गया, तो 4 समथिंग कुछ हो रहा है, और ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ हो रहा है। तो क्लियरली नंबर ऑफ एटम्स सोडियम के ज्यादा है। सो क्लियरली हम लिख देंगे, क्लियरली नंबर ऑफ सोडियम एटम्स, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स ज्यादा हैं नंबर ऑफ आयरन एटम्स के। आ गई बात समझ में। तो 100 ग्राम में ऑब्वियसली उसके एटम ज्यादा होंगे जिसका मास कम होगा, क्योंकि मास कम है तो एटम ज्यादा, मास ज्यादा है तो एटम कम हो गए, क्योंकि एक एटम का ही मास ज्यादा हो जाएगा तो नंबर ऑफ एटम कम हो जाएंगे। और जो हल्का है उसको उतने ही ग्राम में उसके मास, उसके एटम ज्यादा होंगे। तो ऐसे भी समझ सकते थे ऑब्जेक्टिव में। चलिए बाकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अब हम इसके आगे की बातें करेंगे अगली क्लास में, यानी कि अब नया टॉपिक शुरू होगा वर्क पावर एनर्जी फिजिक्स का। उसके लिए तैयार रहें, कोई भी क्लास जो है किसी भी प्रकार से एब्सेंट नहीं होना है। वर्क पावर एनर्जी के नोट्स भी रेडी हैं, मैं सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा आपको, हार्ड कॉपीज भी अगर आप चाहें तो सेंटर से कलेक्ट कर सकते हैं वर्क पावर एनर्जी का। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही काफी है। नाउ गेट रेडी फॉर द बायो क्लास। ओके बेटा, बाय बाय। एक बार लिखकर जरूर बता देना कि हाँ सर सब समझ में आ गया, अंडरस्टूड। ठीक है, थैंक यू।